आप में से जो गांव ढाणी में रहते हैं वो लोग इसको अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और समझते हैं। और मुझे याद आता जब मैं बचपन में हम खेत की रखवाली करते थे, पूरी रात जागना पड़ता था और ये क्रम हमारा चलता था। रबी की फसल में खेतों में पूरी रात रहते थे। अब मेरे पिताजी की और हमारी आरी बारी रखवाली का टाइम होता था। तो हमारे पास घड़ी नहीं थी उस ज़माने में, टॉर्च भी नहीं थी। चांद जिस दिन निकल जाता उस दिन तो हम रात को बड़े खुश रहते कि आज जंगली जानवर जो है हमारी फसल को कम नुकसान पहुंचा पाएंगे और हमें दिखाई देंगे। अन्यथा हमारे पास कोई चारा नहीं था। जगह जगह हम अलाव तापते थे, ऐसा प्रकाश करते थे और कोई हमारे पास साधन नहीं था उस ज़माने में। तो उन दिनों हम रात्रि का समय कैसे निर्धारित करते थे? वो कार्तिक के महीने में कृतिका नाम के तारा समूह था एक। वो तारा समूह सूर्यास्त के समय उदय होता था पश्चिम में, पूर्व में, और सुबह तक वो पूरा होता था। तो कृतिका तारे अगर आधे ऊपर की तरफ सीधे चले जाते कार्तिक माह में, पूरा हम यही ध्यान रखते थे, तो हम मानते थे कि आधी रात हो गई है। और ज़्यादा ढलान आ जाती तो हम समझते थे कि आधी रात से थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये हम देख रहे थे। तो इसी प्रकार अलग अलग महीनों में, माघ के महीने में जोड़ा नाम के 2 तारे थे। अलग अलग महीनों के अलग अलग तारों से हम रात्रि में समय निर्धारण भी करते थे। पुराने जो लोग हैं वो आज भी जानते हैं इस बात को कि समय निर्धारण रात्रि में इस प्रकार किया जाता था। बाद में घड़ी आ गई तो ये सारा काम हमारे से हट भी गया एक तरह से। तो ये तारा समूह का अलग अलग कृतिका वगैरह ये नाम दे रखा था उनकी आकृतियों के आधार पर। अब अपन बात करते हैं ध्रुव तारे के संबंध में। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश में विभिन्न कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है, ये ध्यान देना है। ये कहानी इसमें समावेश की है पाठ्यक्रम में, जिसके बाबत मैं चाहता हूं कि बच्चों को इस कहानी को दिखाने के बजाय अपन पोल स्टार के बारे में, ध्रुव तारे के बारे में और ज़्यादा इसको समझाते हैं तो अच्छा रहता। ये कहानी जो है उनके वैज्ञानिक चिंतन में कुछ बाधक लग रही है मेरी दृष्टि में। ये ऐसा मैंने देखा है इसको। कहानी आपको मैं कहानी सुना दूं जो कहानी छठी के बच्चों को ये बताई जा रही है। घरों में अगर आप मान्यताओं के अनुसार ये कहानी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, परंतु छठी के बच्चों को ध्रुव तारे के संबंध में इस कहानी के माध्यम से कुछ गलत धारणा बढ़ने का प्रयास सा लग रहा है मुझे देखने में। ये कहानी क्या है? पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ अटल या स्थिर है। ये अर्थ भी गलत बताया गया है यहाँ पर। ध्रुव का मतलब होता है दूरी। जब कोई भी चीज घूर्णन करती है अपनी अक्ष पर तो उसकी एक दूरी होती है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है तो उसकी एक दूरी होती है। पहिया पूरा घूमता है परंतु दूरी कभी भी नहीं घूमती है, एक पिक पॉइंट होता है। अगर अपन भी खड़े होकर के अगर एक राउंड चारों ओर अपनी जगह पर खड़े खड़े ही घूमेंगे तो हमारे बीच में भी कोई ऐसी जगह होगी, वो भी हमारे हाथ जरूर इधर उधर घूम जाएंगे चारों ओर, परंतु एक पिक पॉइंट ऐसा होगा जो घूमेगा नहीं, वो दूरी है। हम चारों ओर की परिधि घूमेगी परंतु बीच का जो केंद्र है वो कभी भी नहीं घूमेगा, तो उसको दूरी कहते हैं। और जो दूरी की सीध में जो चीज होगी, परिधि की सीध में जो चीजें होगी वो घूमती हुई दिखाई देगी, परंतु दूरी की सीध में जो चीज होगी वो भी स्थिर दिखाई देगी, स्थिर दिखाई देती है। ध्रुव का अर्थ ही अटल या स्थिर नहीं है और ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी स्थिर नहीं है। पर अगर अपन ब्रह्मांड के संबंध में अगर देखें तो सब कुछ चलायमान है, सब चल रहा है, सब परिवर्तनशील है, सब दौड़ रहा है, विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर ये शाब्दिक अर्थ इन्होंने ऐसा कर दिया। शाब्दिक अर्थ तो कैसे? पृथ्वी को अचला कहते हैं। अचला यानी नहीं चलने वाली, जबकि पृथ्वी चलती है। ये क्यों चला? क्योंकि हमें स्थिर दिखाई देती है सदैव से, इसलिए हमने इसका शब्द नाम अचला दे दिया। हमारे व्याकरण में इसका शाब्दिक अर्थ अचला है, परंतु आज के समझ के हिसाब से ये अर्थ अब तिथिवाय हो गया है, आउट ऑफ डेटेड हो गया है। ये अर्थ अब नहीं रहा। पृथ्वी घूमती है, ये बात पूरी विश्व स्तर पर ये सत्य मान ली गई है। इसके चारों ओर लोग जाके आगे सब पता चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट है। उस जमाने में लोगों ने पता लगा लिया कि पृथ्वी घूमती है।
तो मैं पहले एक कहानी सुना दूँ आपको, और फिर आज का चैप्टर कितना पूरा होगा देखता हूँ। बड़ा चैप्टर है और मैं इसको एक एक चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपने बच्चों को जब ये बात समझानी है तो ये काम आएगा आपके। ये दुरु तारे के संबंध में पुरानी कहानी वैसे आपने सुनी होगी कि दुरु नामक बालक राजा उत्तानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। सुरुचि थोड़ी नई रानी थी, सुनीति थोड़ी पुरानी रानी थी, ये फर्क था इन दोनों में। तो रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वे राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिटा कर खिला रहे थे। उसी समय दुरु ने राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वो दुरु को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। उसी समय बालक दुरु ने भगवान नारायण की आराधना करने का दृढ़ निश्चय किया। तब माता सुनीति और नारद जी ने बालक दुरु को समझाया और वह अभी बच्चा है, सुरुचि की बातों पर ध्यान नहीं देवे, लेकिन दुरु नहीं माना। दुरु ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने दुरु को आशीर्वाद दिया कि वे इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद दुरु तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी दुरु को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास दुरु तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। यह हमारी मान्यता है। परंतु दुरु तारे भी 2 हैं। पृथ्वी के 2 दुरु हैं, उत्तरी और दक्षिणी। हम उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं, हम सप्तऋषि मंडल और इस दुरु तारे को जानते हैं। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण धुरी की सीध में जो तारा है वो भी घूमता हुआ नहीं दिखे। दूरियां दोनों दूरियों की तरफ से जो भी चीजें होगी सापेक्ष, वो घूमती हुई नहीं दिखाई जाएगी, चाहे ये पहिया कितना ही घूमो। पृथ्वी घूमती है तो सारे आकाश के ब्रह्मांड के सारे पिंड, सारे तारे पश्चिम से उदय होकर के पूर्व की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। चांद, तारे, सूरज। ये बात जब समझदार लोगों ने, जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा था, प्रतिभा संपन्न लोगों ने ये जब बात पुराने जमाने में देखी तो उनको पता लग गया कि सभी तारे एक ही दिशा में उदय होते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं। दुरु तारा हिलता ही नहीं है। इसका मतलब ये पृथ्वी खुद अपनी जगह पर घूमती है, और नहीं, पृथ्वी अपनी जगह पर यूं घूमती है, इसलिए ये तारे यूं घूमते हुए, ये अपने अक्ष पर यूं घूमती है, इसलिए तारे यूं घूमते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि तारे प्रतीत नहीं होते, पृथ्वी घूमती है। ये बात बहुत पहले पता लगा ली लोगों ने, जबकि हम इसको अचला किए बैठे हैं। वो खैर अलग मान्यता है। अब इसमें आपके करने के लिए, अब तक के लिए, ये सप्तऋषि मंडल बच्चों को दिखाना है। किस्से कहानियाँ जो भी है आप सुनाएंगे और उनके संबंध में अपनी स्थिति, अपनी जो बात है वो भी स्पष्ट करेंगे साथ में। खगोलीय पिंड पर थोड़ा और आगे चल देते हैं। आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है। देखो, पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। तो दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, ये विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, अच्छा लिखा इन्होंने कि जो तारे छोटे छोटे दिखते हैं, बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं, गैसीय पिंड है। अब अपन पिंडों को थोड़ा समझेंगे। गैस, द्रव और ठोस क्या मामला है। ये जो विज्ञान के लोग हैं वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का तापमान का एक क्रम होता है, तब तक वो ठोस रहता है। जब तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो द्रव अवस्था में हो जाता है, और ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो गैस अवस्था में होता है। इसको जो जानते हैं उनको पता भी है कि गलनांक और क्वथनांक होते हैं। पानी का गलनांक बिंदु 0 है, क्वथनांक बिंदु 100 है। इसी प्रकार अलग अलग धातुओं का अलग अलग गलनांक और क्वथनांक बिंदु है। तो हमारी सूर्य जो है गैसीय पिंड है, क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इन्होंने बताया गर्म और गैसीय पिंड है। तो सूर्य
और सूर्य के बराबर के जो भी बड़े तारे हैं वो सभी गैसीय पिंड है। जो जितने ज़्यादा छोटे हैं वो गैसीय नहीं है। हमारा जैसा एक ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी से 50 गुना बड़ा बताया जाता है। सूर्य पृथ्वी से 300 गुना बड़ा है। तो 50 गुना बड़ा होने की वजह से, इतना बड़ा होने की वजह से अभी भी वो द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं हुआ, क्योंकि उसका तापमान इतना कम नहीं हो सका। बड़ा ज़्यादा है तो तापमान ज़्यादा रहेगा। इसे थोड़ा और समझ लें तापमान के मामले को। जैसे अपन ने हलवा बनाया बड़ी देग में, तो उसमें जो हलवा है उसमें से 10 किलो हलवा एक अलग बाल्टी में या एक बर्तन में ले लिया और एक चम्मच में अपन ने हलवा ले लिया अलग। सबसे पहले ठंडा कौन सा हलवा होगा? चम्मच वाला होगा। बाल्टी वाला उससे काफ़ी बाद में होगा क्योंकि वो ज़्यादा है। और देग वाला सबसे बाद में ठंडा होगा। तो सूर्य से जब ये ग्रह अलग हुए, बृहस्पति, शनि, ये एक चैप्टर है, ये सब अलग हुए, तो बृहस्पति बड़ा है इसलिए अभी तक वो इतना ठंडा नहीं हो सका कि वो ठोस अवस्था में हो सके, अभी भी वो द्रव अवस्था में। और सूर्य तो 6000 डिग्री तापमान में है। तो पृथ्वी भी कितनी ठोस है ये हमको पता होना चाहिए। पृथ्वी की सिर्फ भू प्रपट्टी ठोस है, अंदर अभी भी ये उबल रही है, अंदर द्रव अवस्था में है। और इसमें बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे ज्वालामुखी के लावा वगैरह निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऊपर प्रपट्टी, जैसे हलवा भी अगर अपन बाहर निकालते हैं बड़े देग से, तो ऊपर थोड़ी वो प्रपट्टी होती है, वो जल्दी ठंडी होती है, अंदर वाला फिर भी गर्म होता है अगर अपन देखें तो। इसी प्रकार पृथ्वी भी अंदर से भी बहुत गर्म है, कि ये भी काफ़ी बड़ा पिंड है। और कहते हैं कि लगभग 50 लाख वर्ष पहले ये सूर्य से अलग हुआ है, तो अभी इसको भी ठंडा होने में टाइम लग रहा है। तो अति गर्म और गैसीय पिंड, इसको थोड़ा और समझें। जैसे ये तारे अपन कहते हैं, इनमें कुछ ग्रह है। ग्रह वो हैं जो तारों के चारों राउंड करते हैं। सूर्य के 9 ग्रह पहले कहे जाते थे, अब 8 ग्रह। एक ग्रह जो है सूर्य की पकड़ से निकल गया, इसलिए अब 8 ग्रह ही सूर्य के चारों ओर। जब तक वो सूर्य के परिवार से है तब तक वो ग्रह कहलाएंगे सूर्य के। अगर कोई और ग्रह कल को इस सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके बाहर निकल जाएगा तो वो उसमें सूर्य का ग्रह नहीं रहेगा। तो सूर्य हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। ये गैसीय पिंड है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा। ये थोड़ा, क्योंकि हमें दिखने में पृथ्वी बड़ी दिखती है, वो छोटा सा दिखाई देता है, परंतु ये बात भी बच्चों को बतानी होगी कि वो बहुत दूर है, इसलिए ये बिल्कुल छोटा दिखे, दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है ये बात। और जब ये 15 करोड़ किलोमीटर का मामला आता है तो और भी समझने जैसी बात है, बच्चों की धीरे धीरे आएगी समझ में। पर ये हमें इसका कुछ उदाहरण हम दिखा सकते हैं उनको। एक सेम ही वस्तु को बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे, एक नज़दीक रखेंगे। और वैसे जैसे अपनी उंगली है, यहाँ इतनी दूर है तब तक कितनी जगह को ढक रही है, जब नज़दीक आ जाती है तो एक पूरा बड़ा पेड़ भी हमको दिखाई देना बंद कर देता है। तो बड़े पेड़ के बराबर आकार ले लेती है, जितनी नज़दीक बड़े पेड़ के बराबर दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे उदाहरण हम दिखा सकते हैं। तो कई क्वेश्चन भी आ रहे हैं मित्रों के, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो खगोलीय पिंड, ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण ने अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है इनसे। सूर्य की गर्मी हमें जीवन प्रदान करती है। अगर सूर्य नहीं हो तो हमारा तापमान इतना नीचा गिर जाता है कि हमारी मृत्यु, जीव जगत पूरा खत्म हो जाएगा जब उसका तापमान, टेम्परेचर नीचा जाएगा। तो ये ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते हैं। सारी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। इसको अगर बहुत आगे देखेंगे तो हमें कई बातें हमें पता चलेगी कि सूर्य हमें कितना कुछ दे देता है। इसलिए हमने सूर्य को भगवान माना है। सूर्य हमारा दाता, हमारा पिता है। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थ बने हुए हैं, कुछ ठोस द्रव और गैसीय पदार्थों से बने। ये जो मैं बात कह रहा था उसको यहाँ इन्होंने बताया, इसको मैं वापस रिपीट करूँगा, कुछ आपके पसंद लूँगा। तो ये से थोड़ा और समझें। सूर्य हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी प्रकार हमारा सबसे नज़दीकी तारा है वो कितना दूर है? प्रोक्सिमा सेंटोरी,
उसको किलोमीटर में मापना संभव नहीं है। खगोलीय दूरियों को कैसे मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश कितने समय में एक पिंड से दूसरे पिंड तक जाता है, उस समय को ही खगोलीय दूरी माना जाता है। सूर्य का प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड समथिंग समय लेती है, लगभग 8.5 कहते हैं उसको। तो इसी प्रकार 15 करोड़ किलोमीटर चलने में उसको 8.5 मिनट लगते हैं। तो सूर्य के और हमारे बीच में प्रकाश वर्ष और के दूरी को नापें तो 8.5 मिनट दूर है। प्रकाश की किरण की गति, प्रकाश की गति के अनुसार सूर्य हमारे से 8.5 मिनट दूर है, परंतु प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे से 4.5 वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी से भेजी हुई किरण सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कितना दूर है? किलोमीटरों में लिखेंगे तो सारे पन्ने भर जाएंगे शून्य लिखते लिखते, इतना दूर है, क्योंकि 4.5 वर्ष से उसकी किरण यहाँ पर पहुँचती है। तो किलोमीटर में दूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 सेकंड में जो 1,83,000 किलोमीटर प्रकाश की गति होती है। तो इसको और भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और शायद मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे समझें और अपने बच्चों को बताएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं जानते और मैं कोई ज़्यादा जानता हूँ, परंतु हो सकता है कि इसमें से कुछ एक बातें आपके नॉलेज में नहीं रही हो। देखो कैलाश चंद जी, आप कह रहे हो इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस चैप्टर से अलग प्रश्न है, और इस प्रश्न अगर अपन आगे से चैप्टर लेंगे तो ज़रूर वहाँ होगा। इसमें चर्चा करना समीचीन नहीं होगा, बाकी लोगों का समय खराब नहीं किया जा सकता इस वजह से। मनपूल जी सियाग श्याम सर कहते हैं कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी हुई वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं लौटती। हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण से बाहर कैसे, वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, अर्थात वो कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में पहुँच जाती है, और अंतरिक्ष में पहुँच जाती है तो फिर वो यहाँ पर वापस नहीं लौटती है। ये अंतरिक्ष सीमा है अंतरिक्ष की। बहुत अच्छा है, ये बात भी बतानी चाहिए थी मुझे, आपने बता दिया, सबकी सुविधा के लिए बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी गोदारा कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं चांद और सूरज। हाँ ठीक है सर, पश्चिम के पूर्व की ओर नहीं जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। मैंने कोई गलत बता दिया क्या आपको? बागड़िया जी कहते हैं कि उत्तम व्याख्या है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, ये बच्चों के लिए नहीं है, वैसे गार्जियन के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं तो कोई सामग्री है न सामने बच्चे, हालांकि सामने भी मैं तो ठीक ढंग से आजकल नहीं अध्ययन करवा सकता, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ बच्चों की बिल्कुल ही, तो क्वेरी नहीं आ सकती मेरे पास। आपकी क्वेरी तो आ रही है थोड़ी बहुत। ओम प्रकाश जी को द्वारा सूर्य को पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का लगाते हैं। ओम प्रकाश जी को द्वारा ऐसा है कि न तो सूर्य स्थिर है न पृथ्वी स्थिर है, परंतु जब चक्कर लगाने को हम अपने हिसाब से कहें तो पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन और कुछ समय में एक पूरा परिक्रमण पूरा होता है, और अपनी दूरी पर एक घुमाई करने में उसको 24 घंटे लगभग लगते हैं। तो इसको अपन ग्लोब के बिना ठीक ढंग से नहीं समझा सकते, अलग अलग। ओम प्रकाश जी को, हाँ बागड़िया जी ने उत्तर दे दिया, ठीक है। ओम प्रकाश जी गोदारा, इनानिया साहब बताएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखो प्रयास कर रहा हूँ। कोस्मोस के कितने शून्य कितने अर्थ हैं? पर ये आकाश में, देखो इंग्लिश लिखोगे तो मैं थोड़ा कम समझता हूँ कोस्मोस वगैरह में, तो आप हिंदी लिखो अच्छा रहेगा। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम का आदमी नहीं रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत पुअर है। तो ये आकाश में कितनी अर्थ हैं पता ही नहीं, कितनी अर्थ हैं। अर्थ उसको माना जाएगा जहाँ पर जीवन है। तो ऐसे ग्रह तो हमारे 8 ग्रह सूर्य के हैं, और अनंत तारे हैं आकाश में, और उनके पता नहीं सब तारों के कितने ग्रह होंगे, और उनमें से कहाँ जीवन, महाजीवन, क्या क्या हो सकता है, ये सब अभी मनुष्य की पहुंच से दूर है। मनुष्य सिर्फ अंतरिक्ष में कुछ उपग्रह छोड़ सका है, सिर्फ कहते हैं कि चंद्रमा तक इसने यात्रा की है, वो भी क्या है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह ने की, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं गया। तो वो भी ऐसा लगता है क्या बात है,
क्या रूस ने अंतरिक्ष यात्रा कर ली और अमेरिका ने 2 साल बाद में चांद की घोषणा कर दी, अभी तक दूसरा कोई मनुष्य चंद्रमा तक नहीं पहुंचा है, इसके पीछे भी कुछ राज लग रहा है। तो ये भी सोचने जैसी बातें हैं। वैसे ऐसा शक कोई उठा नहीं रहा है। तो कितने शून्य ये शून्य है, ये पता नहीं क्या कितनी अर्थ है। तो जीवन अनेक जगह संभव होगा और मनुष्य से भी महाजीवन और ऐसी कल्पनाएं की गई है, क्योंकि हो सकता है कहीं जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से भी अच्छी हो। पृथ्वी के पास एक निश्चित टेम्परेचर है, प्रत्येक ग्रह का अपना निश्चित टेम्परेचर होता है, साल भर बदलता भी रहता है, उसकी सूर्य से कितनी दूरी, इस सब पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों, सूर्यों के, अन्य तारों के चारों ओर भी कितनी पृथ्वियाँ होंगी और उनका कैसा टेम्परेचर, और वहाँ हवा और पानी के अलावा भी कोई जीवन के लिए उपयोगी और चीज़ मिल जाए तो कोई महाजीवन भी कहीं हो सकता है। इस सब को अपन कल्पना में नहीं ले सकते अभी। ओम प्रकाश जी को उधर कहते हैं जुग सहस्र जोजन कर भानु, क्या ये दूरी सत्य है? देखो जी, ये तो हमने लिख रखा है, बाकी दूरी के मामले में आजकल सारी ये दूरियां माप ली गई है। हाँ, गोदारा जी कहते हैं ग्लोब लेकर समझाएं। मैंने, मुझे लगता है ग्लोब भी मुझे कहीं स्कूल में मांगने जाना पड़ेगा, और ये देख रहा हूँ मैं फिर मुझे लगता है कि जाऊं क्लास में और ब्लैक बोर्ड वगैरह, और फिर एक वीडियोग्राफर और भी कैमरामैन अलग चाहिएगा मुझे। तो ये सारा काम मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा इतना हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने सहयोग दिया। और आपको ठीक लगे तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिजनों तक ये बात पहुंचाएं जिनको आप पहुंचाना चाहते हो, और जिन ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हो अपना कमेंट भी लिखें। इस संबंध में आपको कैसा लगा ये भी लिखें, ताकि लोग उसको देखने की ज़रूरत महसूस करें। और इसमें भी कमेंट लिखें कि भाई ये तो ठीक नहीं लगा या ठीक लगा, जैसा है वैसा आप कमेंट करें। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और सहयोग दिया। और शाम को मैं 9 बजे एक सेशन और लूँगा कि मेरे ऊपर जो भी कुछ दिनों से आरोप लग रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, तो उस पर भी मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। जो दूर जो लोग रहते हैं वो कह रहे हैं, बाकी मेरे बिल्कुल नज़दीकी लोग मेरे ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं लगाते हैं। मेरे सामने तो लगाते नहीं है, चोरी छुपे कुछ भी बातें करते हो, ये अलग बात है। आप जिन्होंने भी लगाए हैं उनके लिए मैं धीरे धीरे कुछ बातें करूंगा मेरे संबंध में। थैंक यू ओम प्रकाश जी ने, आभार आपका भी, ये सबका आभार। दिव्य आत्माएं के अनुभव क्या कहते हैं सूर्य, वो तो मैं नहीं जानता जी इतना। कितने सूर्य अनंत है आकाश, अभी तक जो खगोलीय जानकारियां हैं। देखो शैलेंद्र जी का ये प्रश्न थोड़ा इसके मिलता जुलता है। खगोल के मामले में ये अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है। कहते हैं हमारी आकाश गंगा 26 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, और पता नहीं कितनी और आकाश गंगाएं होंगी। कहते हैं ये सभी सूर्य, हमारा सूर्य नहीं, इस अनंत सूर्य जो है इस आकाश गंगा के चक्कर लगाते हैं, और ऐसी और आकाश गंगाएं होगी। ये सारा अभी ये बहुत विस्तार है, ये हम सिर्फ अभी इसमें ज़्यादातर चीज़ें कल्पना पर आधारित चल रही है, और कुछ उनके पीछे साइंस भी है, बहुत अच्छा विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर कल्पनाएं करते हैं। हमारी जो सामान्य कल्पना है वो तो उसका तो कोई ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, परंतु जिनके पास इसकी वैज्ञानिक दृष्टि है और उनकी जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं काफ़ी नज़दीक बैठती है, काफ़ी सटीक होती है। ठीक सर, एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ये सेशन पूरा हुआ, आगे कल इसी चैप्टर पर और चर्चा करेंगे। अपने ऐसा चलता रहेगा। आप जिन लोगों को और सजेस्ट करना चाहें इससे जुड़ने के लिए उससे करें। ठीक सर।